अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग लगी नहीं, लगाई गई, जानबूझ के आग लगाई गई और 14 के करीब जो मासूम बच्चे थे उनको जानबूझकर कत्ल किया गया। चौंका देने वाले इंकशाफात और हकाइक जो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सामने आए हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि कोई ना कोई है जिसने ये पूरा मंसूबा बनाया था। साथ-साथ फौज पर इल्जाम लग रहा है क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के 2 जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, एक पोली क्लिनिक और एक पिम्स अस्पताल, इसका कंट्रोल फौज के हाजिर सर्विस जो अफसर है उनको दे दिया गया था। इस हवाले से अक्टूबर 2023 का एक नोटिफिकेशन सामने आया है। इसके हकाइक भी आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन पहले जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने पिम्स में लगने वाली आग के बाद बड़ा दावा कर दिया है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था। 20 और 21 तारीख के दरमियानी शब इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया और अब सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि एक जाल बिछाया गया था और उस जाल के जरिए इमरान खान को निशाना बनाना था, लेकिन ये 14 मासूम बच्चे निशाना बन गए हैं। सुहेल आफरीदी को ये लगता है कि जो कुछ पिम्स अस्पताल में हुआ है वो कुछ इमरान खान की मौजूदगी में भी हो सकता था अगर सरकार ये फैसला करती कि इमरान खान को मजीद कुछ दिन पिम्स अस्पताल रखना है। अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं, जो वजीर सेहत मुस्तफा कमाल दावे कर रहे थे वो झूठ पर मबनी थे। बाकायदा माएं जो वहां पर मौजूद थी उन मासूम बच्चों की, उनके मुताबिक ये बच्चे जो थे इनको या तो गायब कर दिया गया या इनको जानबूझकर जला दिया गया, क्योंकि जो हकाइक और जो मनाजिर सामने आए वो ये बता रहे थे कि इन बच्चों को बचाया जा सकता था। बाकायदा ये खातून ने, जो उनकी बहन वहां पर मौजूद थी, जो उनसे मुंसलिक बच्चा था, उसको बाकायदा बचाया। उसने जो रोदात सुनाई उसमें बताया गया कि जब पगदड़ मची, सुबह तकरीबन 6:45 से 7 के दरमियान आग लगी और वहां से जो अमला था, नर्सें थी, वो वहां से भाग रही थी, अपनी जानें बचा रही थी। ये खातून जिसने अपने बच्चे को, जो उनसे मुंसलिक बच्चा था, उसको बचाया, उसने बताया कि वहां पर नर्स ने कहा कि अपनी अपनी जान बचाओ और यहां से भागो। वो 14 बच्चे जो नर्सरी में मौजूद थे उनकी परवाह किसी को नहीं थी कि वो उनको कौन बचाएगा। लिहाजा जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इन 14 बच्चों को बचाया जा सकता था अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये भी बता रही हैं कि पिम्स अस्पताल के अंदर इस तरह का कोई निजाम ही मौजूद नहीं था जो फायर अलर्ट अलार्म बजा सकता। यानी एक जगह आग लग गई है तो दूसरी जगह उसको मुतहरिक किया जाता, सिक्योरिटी अमले को, रेस्क्यू अमले को मुतहरिक किया जाता, जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसको मुतहरिक किया जाता, वो वहां पर बर वक्त पहुंचते और फिर जो ये 14 बच्चे थे इनकी जानों को बचाया जा सकता था। यानी कोई इमरजेंसी प्लान मौजूद ही नहीं था। मुस्तफा कमाल जो दावे कर रहे थे उनकी कलई अब खुल गई है। नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन है, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन है, वो पिम्स अस्पताल पहुंचे हैं। मुस्तफा कमाल तो ये दावा कर रहे थे कि जो एयर कंडीशन का प्लांट है या उसका आउटर है वहां पर ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है और उस आग ने ऑक्सीजन जो है उसने उसको आग को पकड़ा है और इस वजह से आग फैल गई और जो 14 बच्चे थे वो मारे गए, वो जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मुस्तफा कमाल के इस दावे की जो कलई है वो खुल गई है और हकाइक जो सामने आए हैं उनके मुताबिक बाकायदा डॉक्टर महेश कुमार जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह है, उनके मुताबिक जिस एयर कंडीशन पे आग लगने का दावा किया जा रहा है, ब्लास्ट होने का दावा किया जा रहा है, वो कई दिनों से खराब था। यानी वो तो चल ही नहीं रहा था, वो तो काम ही नहीं कर रहा था, लिहाजा उसमें आग लगी नहीं सकती थी। जो महेश कुमार है उनके दावे के मुताबिक ये जो आग लगी है ये या तो वायर्स में लगी है, यानी वायर्स को इतनी बेतरतीबी से लगाया हुआ था कि उनमें स्पार्क हुआ है, उस स्पार्क ने ऑक्सीजन जो है वो उसको पकड़ लिया है और फिर ये जो आग थी ये फैली है और फिर इसमें मासूम बच्चे जो 14 के करीब हैं वो जो है वो मारे गए हैं। बाकायदा महेश कुमार के मुताबिक उन्होंने सीसीटीवी वीडियोस देखी हैं। जो दावा मुस्तफा कमाल साहब कर रहे थे कि उन्होंने सीसीटीवी वीडियो से ये नतीजा किया है कि आग एयर कंडीशनर प्लांट में लगी है, एयर कंडीशन में लगी है, उसको अब महेश कुमार, डॉक्टर महेश कुमार ने झूठा साबित कर दिया है और कहा है सीसीटीवी वीडियो में इस तरह के कोई मनाजर नजर नहीं आ रहे जो दावे मुस्तफा कमाल साहब कर रहे हैं। बाकायदा मुस्तफा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और जब उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाता है तो मुस्तफा कमाल भड़क जाते हैं, उनको आग लग जाती है, उनके मुंह से जाग निकलने लगती है, वो इस तरह के मुगलजात बकने लगते हैं कि जो कि सुनने वाले कान को हाथ लगाएं। और शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है उस पर भी कई सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों शहबाज शरीफ ने जो फुर्ती दिखाने की कोशिश की वो उनके गले पड़ गई है। हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता रोज जब ये खबर सामने आई और मीडिया चैनल ने इस पे हाहाकार मचाई, बाकायदा वहां पे मालदैन जो मौजूद थे उन्होंने दुआएं देना शुरू की, बदुआएं देना शुरू की इस हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को, तो शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई, 8 रुकनी एक कमेटी बनाई गई जिसको 24 घंटे का वक्त दिया गया कि वो ये बात
यानी जो हकाइक हैं वो सामने लेकर आए, लेकिन इन हकाइक को मालूम करने के लिए जो 4 सवाल मुरत्तब किए गए वो बड़े दिलचस्प हैं। यानी उन 4 सवालों में जिम्मेदार कौन है इसका तायुन होना ही नहीं है, और उस कमेटी की सरबराही जिस शख्स को दी गई वो भी मुतनाज़ा है। बाकायदा इस कमेटी को 4 सवालात दिए गए कि आग लगने की वजह क्या थी, ये जाना जाए। आग जो के लिए बुझाने के इंतजामात थे वो थे या नहीं, ये जाना जाए। आग लगने के बाद रिस्पांस टाइम क्या था, ये जाना जाए। और भी कोई मामला है तो वो भी कमेटी उसकी जांच कर सकती है। ये 4 TOR जो थे वो कमेटी को दे दिए गए कि इस हवाले से फैसला किया जाए। लेकिन इस कमेटी का जिस शख्स को सरबराह बनाया गया, शहबाज शरीफ ने उन मासूम 14 बच्चों की कब्रों पर, जो जलती कब्रें हैं, उन पर तेल डाल दिया है। बाकायदा जिस शख्स को कमेटी का सरबराह लगाया गया उस शख्स के हवाले से सीनियर सहाफी एजाज सैयद साहब ने दावा किया, कहा शहबाज शरीफ ने शाहिद खान नामी जिस रिटायर्ड सेक्रेटरी को जिम्मेदारी दी है वो चीफ सेक्रेटरी दाखिला थे, तो उस वक्त उन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने जो कह लीजिए प्लाट है वो एक लिया है और उस प्लाट को, सरकारी प्लाट को कमर्शियल में तब्दील करके बेच दिया है। इस हवाले से नैब ने ऐलान किया कि वो तहकीकात करेगी, ये तहकीकात नहीं हुई, उनको क्लियर कर दिया गया। उसके बाद वो ये बताते हैं कि जो शाहिद खान नामी शख्स हैं, जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला रहे हैं, वो अपने महकमे के जो अफसरान हैं उन पर तशद्दुद किया करते थे। एजाज सैयद के मुताबिक इससे आप इनकी ज़हनी सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप इससे नतीजा अक्स कर सकते हैं कि 14 बच्चे जिनको दोस्तों मार दिया गया, मैं कहूंगा उनका कत्ल किया गया है, लापरवाही और जिस तरह की गफलत बढ़ती गई है। अब जो डॉक्टर जो महेश कुमार साहब जो गए हैं वहां पे, उन्होंने जो हकाइक देखे हैं वो ये बताते हैं कि जिस इमारत में इन बच्चों को रखा गया था वो इस लायक ही नहीं थी कि इन बच्चों को वहां पर रखा जाता। जो नई तामीर शुदा इमारत थी वहां पर इनको रखा जाना था, लेकिन इनको 14 बच्चों को वहां नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये किसी फौजी के बच्चे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये किसी सियासतदान, किसी हुक्मरान के बच्चे नहीं थे। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे नहीं थे। ये हमजा शहबाज या मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी के बच्चे नहीं थे। ये बख्तावर भुट्टो जरदारी के बच्चे नहीं थे। ये आसफा भुट्टो के बच्चे नहीं थे। ये किसी हुक्मरान के बच्चे नहीं थे। इसीलिए इनके साथ ये हुआ। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है। ये फिर होगा, ये फिर आपके साथ होगा। क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, हम सवाल नहीं उठाते, हम आवाज नहीं उठाते, हम खामोश हो जाते हैं, हम इस निजाम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसीलिए बार बार वही कुछ हमारे साथ होता है जो माजी में होता आया है। अब माजी के अखबारात उठा लीजिए, लातादाद मिसालें आपको मिल जाएंगी इस तरह के वाकयात की। लेकिन इन वाकयात के बाद क्या कुछ हुआ? क्या किसी को टांगा गया? क्या किसी को सजा दी गई? क्या किसी को उम्र कैद या किसी को सजाए मौत हुई? नहीं हुई। और अब जिस सेक्रेटरी को बरतरफ किया गया वो सेक्रेटरी भी चंद दिनों के बाद वापस आ जाएगा, इस मनसब पर नहीं तो किसी और मनसब पर आ जाएगा। और जिस शख्स को यह जिम्मेदारी दी गई उस शख्स पे माजी में कई सवालात उठते रहे हैं। लिहाजा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप तफसीलात ले लीजिए कि पिम्स अस्पताल जो कि इस्लामाबाद का बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसको बजट कितना दिया गया? आपके अंदाजे से कितना बजट दिया गया होगा 3 सालों में? 22 अरब रुपए, 22 अरब रुपए पिम्स अस्पताल को दिए गए हैं गुज़िश्ता 3 सालों में। और मुस्तफा कमाल ये रो रहा है कि पैसा नहीं दिया जाता, इंतजाम नहीं है, मैं कोई फैसले नहीं कर सकता, छोटे छोटे फैसलों के लिए मुझे काबीना से मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन 22 अरब रुपए का हिसाब कौन देगा? वो 22 अरब रुपए कहां लगे? जिनमें से बताया जाता है कि जो रवा साल है इसमें इस बजट को 7 अरब रुपए, यानी एक साल के लिए इसको 6 से 7 अरब रुपए कर दिया गया है, 1 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सहूलियात नहीं है, सरकारी अस्पताल में सहूलियात नहीं है। मुस्तफा कमाल टीवी चैनल पे आके कहता है कि जो सहूलियात प्राइवेट अस्पताल में होती है वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकती हैं। इसी बात पर मुस्तफा कमाल को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप किस बात के वजीर हो जब आप ये कह रहे हो कि जो सहूलियात प्राइवेट अस्पताल में होती हैं वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकती। और ये जो अवाम के टैक्स का पैसा होता है ये कहां लगता है? इन्हीं पैसे से तो सहूलियात देनी है। जो प्राइवेट अस्पताल है वो तो लाखों की फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे करोड़ों जो लोग हैं वो अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। उन अरबों रुपए के टैक्स से 22 अरब रुपए 3 सालों में पिम्स के लिए मुख्तस तो किए जाते हैं, लेकिन उनकी इस्तेमाल कैसे होता है, वो किस किस की जेब में जाता है, इसका जवाब मैसर नहीं है। दोस्तों, सवाल यह भी है कि जो इमरजेंसी के इंतजाम थे वो पिम्स में क्यों नहीं थे? बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में पिम्स में एक आग लगी थी और उसके बाद जो सीडीए हुक्काम है उन्होंने पिम्स इंतजामिया को बताया था कि आप फायर सेफ्टी के इंतजाम कीजिए, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? फिर ये बताया जा रहा है कि जो नर्सरी थी उसको ताले लगे हुए थे, उसका एग्जिट का कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहां से बच्चे चोरी हो जाते थे।
یعنی بچے چوری ہو جاتے تھے تو پھر آپ جو اخراج کے رستے ہیں وہاں پر تالے لگا دیں گے, ان تالوں کو زنگ لگ جائیں گے, اور جب ایمرجنسی کی ضرورت پڑے گی کہ ان دروازوں سے اندر جایا جائے تو ان دروازوں پر تالے بھی لگے ہوں گے اور آگے رکاوٹیں بھی کھڑی ہوں گی کہ اس دروازے سے کوئی جا نہیں سکتا. اسی لیے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ باقاعدہ شیشوں کو توڑ کے جو حکام ریسکیو عملہ ہے وہ اندر جا رہا ہے اور بچوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن دوستو کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے. ایک بچہ جو محفوظ رہا وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت رہا. سرکار نے, حکومت نے, اس ریاست نے ان بچوں کو ریسکیو نہیں کیا, ان بچوں کو نہیں بچایا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آنے والے بچے, چند دنوں کے بچے ہیں, ان کے ساتھ یہ ریاست یہ کر رہی ہے, تو آپ کے اور میرے بچے جو اب اس ملک میں, اس ریاست کے اندر پنپ رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, مستقبل دیکھ رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دوستو ایک اور کہانی سن لیجئے. بتایا جا رہا ہے کہ پیمز اور پولی کلینک کی جو ذمہ داری تھی وہ فوج کے سرکاری ایک جو سرونگ افسر ہے, میڈیکل کور کا جو آرمی کا افسر ہے, اس کے ذمہ لگا دی گئی تھی. اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک اکتوبر 2023 کا نوٹیفیکیشن گردش کر رہا ہے, بلکہ وہ درخواست ہے جو لیٹر لکھا گیا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے ڈیفنس منسٹری کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمز اور پولی کلینک یعنی اسلام آباد کے دو بڑے سرکاری اسپتال, ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس اہل افسران موجود نہیں ہے, لہٰذا ہمیں آرمی کے میڈیکل کور سے ایک افسر دیا جائے جو کہ پولی کلینک اور پیمز اسپتال کو چلا سکے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ حکومت جو 26 کروڑ عوام کو چلانا چاہتی ہے, جو حکومت چاہتی ہے کہ مزید صوبے بنائے جائیں, جو حکومت چاہتی ہے کہ صوبوں کے جو انتظامات ہیں وہ وفاق کے حوالے کر دیے جائے, اور وفاق کے اندر جو دو بڑے اسپتال ہیں ان کو چلانے کے لیے کوئی اہل افسر موجود نہیں ہے. یہ لیٹر 9 اکتوبر 2023 کا جو لیٹر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تمام کہانی آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہے. لیکن اب کیا آرمی افسر اس کو چلا رہا ہے, پیمز کو اور پولی کلینک کو؟ اس حوالے سے جو معلومات ہے وہ دستیاب نہیں ہے. لیکن ایک بات ثابت ہو گئی ہے, چاہے وہ مصطفیٰ کمال ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, یہ سب ذمہ دار ہیں, ان کو حساب دینا چاہیے. شہباز شریف صاحب جنہوں نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو انکوائری ہے وہ کر کے رپورٹ پیش کی جائے, اس رپورٹ کے اندر جو کچھ ہوگا, جو میں نے رودات آپ دوستوں کے سامنے رکھی ہے, آپ بالکل فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ جان سکتے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں وہ بہت بالغ ہیں, وہ بہت سمجھدار ہیں, وہ اس نظام کو جانتے ہیں, وہ اس نظام کے ڈسے میں ہیں, اس نظام کے نوچے میں ہیں. پھر دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے دوستو, وہ نمبرنگ کر رہی ہے, وہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے. اب پیپلز پارٹی شہباز شریف پہ تنقید کر رہی ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی شہباز شریف کا مقابلہ اب زرداری سسٹم کرے گا. سندھ کے اندر جو انہوں نے تباہی مچائی ہے, مثال آپ لے لیجئے, گزشتہ دنوں کراچی کے اندر ولیکا ہاسپٹل سے خبریں یہ آئیں کہ 120 بچے ایچ آئی وی کا شکار ہو گئے, 120 معصوم بچے ایچ آئی وی کا شکار ہو گئے. ویسے تو عام تاثر یہ ہے کہ جو ایچ آئی وی ہے وہ مختلف جو حرکات ہوتی ہیں ان سے پھیلتا ہے, لیکن یہ جو معصوم بچے تھے, جو سرنج ہوتی ہے, جو سوئی ہوتی ہے, انجیکشن ہوتی ہے, اس سے ان بچوں کو جو ہے وہ یہ ایچ آئی وی پھیلا تھا کراچی کے ولیکا اسپتال میں. 120 بچے. کراچی پر کس کی حکومت ہے؟ کراچی پر دوستو زرداری سسٹم کا راج ہے, زرداری سسٹم کی حکومت ہے. زرداری سسٹم جو کراچی کو نوچ رہا ہے وہ ان 120 بچوں کو بچا نہیں سکا, اور اس طرح کی لاتعداد مثالیں ہیں کراچی کے اندر. کراچی کا جو نظام ہے, آپ مثال لے لیجئے, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں وہ سندھ میں بہتر کر دی ہیں. ہم نے میر رضا کا کیس دیکھ لیا, میر رضا کیس کے اندر جس طرح کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, اس نے کراچی اور سندھ کے اندر جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کی کلئی کھول دی. ایک پوسٹ مارٹم ان سے نہیں ہو سکا, اور یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں این آئی سی وی ڈی بنا دیا ہے, اور دیگر جو ہم نے ادارے ہیں, جنا جو اسپتال ہے اس کو بہتر کر دیا ہے, سول اسپتال کو بہتر کر دیا ہے, دیگر جو اندرون سندھ اسپتال ہے ان کو بہتر کر دیا ہے, لیکن کہیں کچھ نہیں کیا. جتنا نااہل شہباز شریف ہے اتنا ہی نااہل یہ زرداری سسٹم ہے, اور یہ سسٹم اسی طرح اگر چلتا رہا تو دوستو یہ ملک ایسے نہیں چل سکے گا. لہٰذا کسی نہ کسی پر ان 14 بچوں کے قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے, مقدمہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ان تمام والدین کو جا کر ایف آئی آر کٹوانی چاہیے, مصطفیٰ کمال کو بھی اس پر نامزد کرنا چاہیے, اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس پر نامزد کرنا چاہیے, کیونکہ مصطفیٰ کمال تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا تھا, شہباز شریف نے مجھے روک دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر استعفیٰ دینا چاہتا ہے اور شہباز شریف نے روک دیا اس کو. لہٰذا شہباز شریف بھی اسی سزا کا مستحق ہے جس سزا کا مصطفیٰ کمال مستحق ہے.
اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجیے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, فیس بک دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.